नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपका मुख्य सेविका भर्ती का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कुछ सामान्य प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो एक गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ आज का वीडियो हम पूरी तरह देखेंगे और हर एक प्रश्न को समझेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इसी भाव के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज है मॉक टेस्ट नंबर 3। लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है कि विटामिन ए कौन से फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिर्फ आपको फलों के नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि विटामिन ए कौन से फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको आता है उन फलों का नाम तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं आता है तो गूगल पर सर्च करके बताएं, किताब में देखकर बताएं, पर बताएं ज़रूर ताकि ये प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। तो आज का आपका प्रश्न है विटामिन ए कौन से फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे पहले का आपका टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा। 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहले एक बार आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से रिवीजन कराया जाएगा चैप्टर वाइज, फिर आपका वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा चैप्टर वाइज, फिर हर चीज प्लानिंग के साथ आपको कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इतनी सारी चीजें आपको मात्र 505 रुपए में मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी एकदम गारंटीड अच्छी हो जाएगी। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 94 533 66 279। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 94 533 66 279, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है पहला कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना या कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो बताइए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए 15 दिन, बी 21 दिन, सी 26 दिन, डी 30 दिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही है, 21 दिन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या का घनत्व, बी लिंगानुपात, सी रहन सहन का स्तर, डी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। तो जनसंख्या की जो जननांकीय विशेषताएं हैं उनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दूसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? जनसंख्या चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो वहां से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं आपके। वो सभी प्रश्न आपको कराए जाएंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन हो और आप परीक्षा में सारे प्रश्नों को सही कर सकें। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? ऑप्शन ए 1971, बी 1981, सी 1991, डी 2001। बताइए, भारत में निम्नांकित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? ऑप्शन ए 1971, बी 1981, सी 1991, डी 2001। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है, 1971।
इस बार सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव या परिवर्तन नोटिस किया गया था या अंकित किया गया था। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है तीसरे का। आपका अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, यानी कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, यानी कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ऑप्शन ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी नागालैंड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चौथे का आपका डी ऑप्शन सही है, नागालैंड। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका आईसीडीएस की स्थापना किस सन में हुई। बताइए आईसीडीएस की स्थापना किस सन में हुई। ये योजना मैं आपको करवा चुका हूं। इस योजना के द्वारा ही आपका विभाग चला है, तो इस योजना का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। मैंने इसको आप सबको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया है। एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा एग्जाम से पहले, लेकिन अभी आपको इसके अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आईसीडीएस की स्थापना किस सन में हुई। 1975, 1979, 1960 या 1990। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आईसीडीएस यानी कि एकीकृत बाल विकास योजना। तो इसका क्या सही हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन सही है, 1975। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका विटामिन ए घुलनशील है। बताइए जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है या ए और बी दोनों में घुलनशील है। तो बताइए विटामिन ए किस में घुलनशील है, जल में, वसा में या ए और बी दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे का आपका ऑप्शन सही है, बी, वसा में घुलनशील विटामिन है ए। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं। तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 नंबर में वो तथ्य दिए गए हैं, फिर उनसे ऑप्शन बनाए गए हैं। तो इस तरह का 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ज्यादा प्रश्न इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरे नंबर पर लिखा है छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना। 3 में लिखा है बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपयोग को बढ़ाना। नंबर 4 में लिखा है मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। तो बताइए इनमें से कौन से 2 सही हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में क्या उद्देश्य क्या है। तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपके सही है। एक तो पहला पॉइंट सही है कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। फिर दूसरा पॉइंट आपका सही है छोटे बच्चों और किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना। तीसरा और चौथा आपका गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्लियर है आपको? तो 7वां प्रश्न है उसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका छोटी माता बीमारी का रोगाणु कारक है। तो कौन से रोग वाले अणु से छोटी माता बीमारी होती है। आज सुबह जो मैंने आपको गरिमा बैच में पीडीएफ दी है उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो बताइए छोटी माता का रोगाणु कारक है ए, बी, सी, डी में कौन सा सही है आपका। तो 8वें का जो सही है वो ए है। वायरस से होता है छोटी माता रोगाणु। ठीक है, जो विषाणु होता है उसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो आपके में वायरस लिख के भी आ सकता है और विषाणु लिख के भी आ सकता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। प्रश्न का सार यह है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब होती है। ऑप्शन ए माता के बीमार पड़ने पर, बी पिता के नौकरी पर जाने पर, सी माता की अनुपस्थिति में, डी इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है माता के बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी पर जाने पर, या माता पिता की अनुपस्थिति में, या डी इनमें से सभी। तो सबसे उचित विकल्प कौन सा है। सी है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता माता पिता की अनुपस्थिति में होती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया।
प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 2015, बी मार्च 2015, सी फरवरी 2015, डी जनवरी 2015। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका डी जनवरी 2015। हरियाणा से ये योजना शुरू की गई थी क्योंकि वहां पर जो लिंगानुपात था उसमें काफी अंतर आ गया था। अगला प्रश्न है आपका, दूध का रंग धवल किस प्रोटीन के कारण होता है? धवल अर्थात श्वेत, श्वेत अर्थात सफेद, सफेद अर्थात व्हाइट। दूध का रंग धवल किस प्रोटीन के कारण होता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी रेनिन, सी कैरोटीन, डी केसीन। तो बताइए 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर है आपका डी केसीन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गाय का दूध हल्का पीला किस पदार्थ के कारण होता है? ऑप्शन ए रेनिन, बी कैरोटीन, सी केसीन, डी केरिटीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गाय का दूध हल्का पीला किस पदार्थ के कारण होता है? यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, यहां से शायद ही प्रश्न आपसे पूछा जाए किसी जानवर से रिलेटेड, लेकिन फिर भी दूध से रिलेटेड है तो एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं। क्लियर है जानवरों का, गाय और भैंस का, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दूध का दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो दूध का दही बनता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी ब्यूटेरिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का जो सही है वो बी लैक्टिक अम्ल। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? बताइए शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ए निसंक्रमण, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी उद्भवन अवधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 14वें का बी ऑप्शन। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, एकाग्रता के साथ पढ़ते रहिए। बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा रही है ताकि आप बोर कम हो और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सके। क्लियर है? जो लाइव क्लास में आपको 1 घंटे में पढ़ाया जाता है वो मैं आपको 20 से 25 मिनट की क्लास में पढ़ा देता हूं, क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है। आपको कंटेंट अच्छा चाहिए और बाकी आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, तभी आपकी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित होगी। एक टीचर आपको अच्छा कंटेंट कम से कम समय में प्रोवाइड करा दे, वही आपके लिए सबसे अच्छा होता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बताइए वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पोषण है, अंतरास्रावी ग्रंथियां हैं, वातावरण है, या इनमें से सभी? तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 15वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वातावरण को वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक पोषण भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं, वातावरण भी होता है, इनमें से सभी भी होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन दूध स्रावण और निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलैक्टिन, डी रिलैक्सिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा हार्मोन दूध स्रावण और निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलैक्टिन। क्लियर है आपको? वैसे तो हार्मोन आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, लेकिन दूध से रिलेटेड था तो इसलिए आपके प्रश्न रखा गया ताकि आप उसे समझते रहें। संश्लेषित दूध में प्रोटीन के विकल्प के रूप में किस पदार्थ को डाला जाता है? बताइए संश्लेषित दूध में प्रोटीन के विकल्प के रूप में किस पदार्थ को डाला जाता है? ए डिटर्जेंट, बी यूरिया, सी कास्टिक सोडा, डी शुगर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 17वें का आपका सही हो जाएगा बी, यूरिया को डाला जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है। बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8, बी 6.5, सी 7.4, डी 8.0। बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6.5। क्लियर है आपको? अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपको जो 6 के करीब मिले वो सेलेक्ट करना है। क्लियर है आपको? जो 6.5 के करीब मिले
सिर्फ वही आपको सेलेक्ट करना है। तो दूध से दही बनने पर पीएच मान घट जाता है। क्लियर है आपको? सामान्यतः दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 के मध्य होता है। क्लियर है आपको? सामान्यतः दूध का पीएच मान जो 6.5 से 6.7 के मध्य होता है। और दूध से जब दही बनता है तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध का पीएच मान घटने लगता है। क्लियर है आपको? जैसे जैसे दूध खट्टा होता जाएगा उसका पीएच मान घटता जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मां के दूध के बाद सर्वाधिक मीठा दूध होगा। तो मां के दूध के बाद किसका सर्वाधिक दूध मीठा होता है वो आपको बताना है। ए बकरी का, बी गाय का, सी भैंस का, डी गधी का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 19 का डी गधी का। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन दूध से रिलेटेड था और मुझे एक जगह प्रश्न दिख गया तो मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट में रख दिया ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। छोटी से छोटी जानकारी आप ग्रहण करते रहें और आपका बिल्कुल सही हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे जिससे आपकी परीक्षा में बिल्कुल सही हो। क्लियर है आपको? तो डीपीटी का टीका किन किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बताइए, डीपीटी का टीका किन किन रोगों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए सिर दर्द, बी पैर में सूजन, सी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, डी आंख दुखना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डीपीटी का टीका किन किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए यह टीका लगाया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और इसके अलावा जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विटामिन ए किन फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक छोटी सी जानकारी जो आपको पहले भी बता चुका हूं, बस संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप में से कोई मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 505 रुपए में आपको सभी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी दी जाएगी, फिर एमसीक्यू से रिवीजन कराया जाएगा चैप्टर वाइज, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा चैप्टर वाइज और हर चीज प्लानिंग के साथ कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर्च करके मैसेज कर सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप 94 533 66 279 पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जानकारी पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 94 533 66 279। क्लियर है आपको? तो ये रहा मॉक टेस्ट 3। आपको उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।